हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल का पार्ट सेकंड। उसके पहले पार्ट वन में हम जो सेल साइकिल की स्टेजेस थी उनको पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट टू, जिसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे माइटोसिस की एम फेज को। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है एम फेज, तो एम फेज जो है ये बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड होता है किसी भी जो सेल डिवीजन की स्टेज होती है उसका। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्चुअली जो है ऑल कंपोनेंट्स जो हैं, जो एक सेल के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, गोल्गी बॉडी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये वर्चुअली अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे एक मान लीजिए पेरेंट सेल है और ये अगर दो प्रोजेनी सेल्स में डिवाइड होती है, अगर पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो प्रोजेनी में भी कितने रहने वाले हैं, 46 एज वेल एज 46। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहता है, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। मतलब माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, फिर भी हमने इसको कन्वीनियंस के आधार पर स्टडी करने के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और वो 4 स्टेजेस जो है वो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज है, न्यूक्लियस डिवीजन की 4 स्टेज है। उसमें हम देखेंगे पहला होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज, फोर्थ होता है टीलोफेज। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो पहला जो स्टेज है वो है प्रोफेज, उसको हम स्टडी करके देखते हैं कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो द S and G2। अब जैसा कि हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, जो हमारा पिछला पार्ट था फर्स्ट वाला, उसमें आपने देखा था कि एक सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होगी वो G0 इंटरफेज की, फिर G1 और G1 के बाद में S और S के बाद में G2। जैसे ही इंटरफेज खत्म हो रही थी यहाँ पे, इसको फॉलो कर रही थी प्रोफेज। तो ये जो पहली स्टेज है ये होती है प्रोफेज और ये फॉलो करती है किसको, S और G2 को। जैसे ही S और G2 स्टेज खत्म होती है वैसे ही कौन से स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेज। तो सेम यहाँ पे लाइन मेंशन है कि माइटोसिस की जो प्रोफेज फेज है वो फॉलो करती है S और G2 फेज को। In the S and G2 phase, the new DNA molecule form are not distinct but intertwined. Prophase is marked by initiation of condensation of chromosome material. आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रोफेज हम कहेंगे किसे, तो प्रोफेज हम उस स्टेज को कहेंगे जहाँ पे जो मटेरियल है क्रोमोसोम का, जो कि कौन होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो एकदम से मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट होगा, गाढ़ा होना स्टार्ट होगा, और वैसे ही हम मान लेंगे कि प्रोफेज क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर दैट जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, व्हाट आर द सेंट्रोसोम्स? Centrosomes are the cell organelle which is show very important role in the cell division of animal cell. तो सेंट्रोसोम भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे और अपोजिट पोल्स की तरह जो है वो मूव करेंगे। लाइक कोई भी एक सेल आप मान सकते हैं, उसके दो पोल्स होते हैं। किसी भी सेल के एट ए टाइम दो पोल बनते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये मान लीजिए दो पोल हैं। अगर सेंट्रोसोम दो पार्ट में डिवाइड है तो एक जो सेंट्रोसोम है वो अपर पोल की तरफ मूव करेगा और दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से प्रोफेज होगी। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि और क्या क्या, मतलब हम देखें कि प्रोफेज के बेसिक फीचर क्या होंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 जो की फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे। पहला जो फीचर है प्रोफेज का, उसमें जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस होगा, कॉम्पैक्ट होगा, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंपोज हो जाएंगे 2 क्रोमेटिड्स से। आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो जो क्रोमोसोम्स है 8th चैप्टर में आपने पढ़ा है, 2 पार्ट से बने हुए होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स से। और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर के थ्रू, ये क्या है यहाँ पे, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के थ्रू ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में अटैच रहते हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, चूंकि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो चुका है इंटरफेज के दौरान, वो मूव करेगा अपोजिट पोल्स की तरफ। और हर जो सेंट्रोसोम है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी और उनको कहा जाएगा एस्टर्स। तो ये कंडीशंस कुछ ऐसी दिखाई देगी एस्टर्स वाली। जैसे ये हमने यहाँ पे एक सेल बनाई और सेल में ये अपोजिट पोल है, तो इसके एस्टर्स इस तरीके से निकल जाएंगे सेंट्रोसोम्स के। यहाँ पे भी सेम इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे जिनको हम एस्टर्स कहेंगे। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स, ये एस्टर्स जो है इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और उससे माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट,
जो ये सेंट्रोसोम है, जो एंड ऑफ जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज के ऊपर जब एंड की कंडीशन आएगी तो सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे जा चुके होंगे। और अगर आप इनको इस स्टेज में सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप व्यू करते हैं तो आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस जो है वो शो नहीं होगा। तो ये जो स्टेज आपको एनसीईआरटी में डायग्राम डिपिक्ट किया गया है, ये है अर्ली प्रोफेज स्टार्ट हुई है। और सेकंड जो डायग्राम है वो है लेट प्रोफेज का, जिसमें कि आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो क्रोमोसोम मटेरियल है अंदर वाला, ये कितना कंडेंस हो चुका है और अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो चुका है। सेकंड जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज होती है मेटाफेज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मेटाफेज। इसमें क्या होगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, पूरा का पूरा एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इससे हमें पता लगेगा कि माइटोसिस की सेकंड फेज स्टार्ट हो चुकी है। क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम स्प्रेड होंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। आपको इजीली सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होंगे। देन दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। तो यही क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि क्रोमोसोम्स की सबसे इजी स्टडी हम कौन सी स्टेज में करते हैं, तो वो स्टेज होती है मेटाफेज। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी मैंने समझाया था कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के थ्रू बना होता है। तो हर क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से होगा, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। और ये जो है जुड़े रहेंगे किसके माध्यम से, सेंट्रोमियर के माध्यम से। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। अगर हम काइनेटोकोर की बात करें कि काइनेटोकोर क्या होता है, तो यहाँ पे एक अलग से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये तो 2 क्रोमेटिड्स हमने बनाए, बीच में हमने सेंट्रोमियर बना दिया और इसके अंदर भी डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगी। ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ये कहलाएगी काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर के माध्यम से अटैच रहेंगे। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber। ये कौन सी जगह है, काइनेटोकोर क्या होता है, यहाँ जो है हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं सेल के, जैसे आपने पिछले डायग्राम में देखा था, वो स्पिंडल फाइबर यहाँ से आके अटैच होंगे, यहाँ जुड़ेंगे वो स्पिंडल फाइबर सारे के सारे। To the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming lie at the equator with one chromatid। तो इस तरीके से सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक पूरे इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरी सेल है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है और ये अपोजिट पोल्स हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम आ चुके हैं, एस्टर्स बन चुके हैं जिनको कि हमने स्पिंडल फाइबर कहा है। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं देखिए आप काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं और सारे के सारे क्रोमोसोम लेटर मेटाफेज में आके बीच वाली इक्वेटर प्लेट के ऊपर अलाइन हो चुके हैं। तो ये जो फीचर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटर प्लेट के ऊपर आकर अलाइन हुए हैं, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द मेटाफेज स्टेज। ये मेटाफेज स्टेज का बेसिक फीचर है जो हमें याद करना है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को हम नाम देंगे मेटाफेज प्लेट। ये जो प्लेट बन गई है ये कहलाएगी मेटाफेज प्लेट। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज, की फीचर आपको कौन कौन से याद करने हैं। पहला फीचर हमें याद करना है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। और सेकंड फीचर हमें याद रखना है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल इक्वेटर के पास में आकर उसे अटैच होकर मेटाफेज प्लेट के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। थर्ड जो स्टेज है वो है एनाफेज। और एनाफेज में क्या कंडीशन आएगी, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इट स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द 2 डॉटर क्रोमेटिड्स न्यू रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो आपस में जुड़ रहे थे क्रोमेटिड्स, ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे अर्ली एनाफेज के अंदर और वो माइग्रेट करेंगे किधर, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ। As each chromosome move away from the equator plate, the centromere of the each chromosome remain direct toward the pole and hence the leading edges। तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी। सपोज दैट ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो हाफ जो क्रोमेटिड है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, हाफ क्रोमेटिड नीचे की तरफ आएंगे और इस तरीके से एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का इक्वल जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
और इस तरीके से एनाफेज स्टेज में जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। पहला होगा सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, और ये क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये अपोजिट अपर पोल है, ये लोअर पोल है, ये क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके हैं और एस्टर्स के थ्रू हाफ हाफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लास्ट जो हम ये कह रहे हैं कि फोर्थ स्टेज जो है एम फेज की या कैरियोकाइनेसिस की, वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is the telophase, the chromosome that have reached their respective poles, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है respective poles पे वो पहुंच चुके हैं, वो वापस से डिकंडेंस होंगे। पहले कंडेंसेशन हुआ था, पहले गाढ़े हुए थे, अब वापस से क्या होंगे? डिकंडेंस होंगे और लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी को लॉस करेंगे और सारा मटेरियल मिक्स हो जाएगा वापस से, और हम जो है उनको अब जैसे मेटाफेज में सीन कर रहे थे वैसा माइक्रोस्कोप के अंदर सीन नहीं कर पाएंगे। तो इसके की इवेंट्स को हम याद रखेंगे। व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ द टीलोफेज? नंबर 1, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। Second, nuclear envelope develop around the chromosome cluster and each pole forming 2 daughter nuclei. And third, nucleolus, Golgi complex and ER reform. जो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ER जो डिफॉर्म हुए थे वो वापस से टीलोफेज में क्या हो जाएंगे? रिफॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारी सेल बेसिकली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी और जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो भी 2 पार्ट में क्या हो चुका होगा? डिवाइड हो चुका होगा। तो साइटोकाइनेसिस को देखेंगे तो साइटोकाइनेसिस में बेसिकली आपको 2 सेल्स दिखाई देंगी। माइटोसिस जो है उसके अंदर मात्र क्रोमोसोम का ही सेपरेशन नहीं होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है और इसको टर्म देते हैं साइटोकाइनेसिस। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ फरो। अब 2 अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है सेल फरो मेथड, जो कि किस में फॉलो किया जाता है? एनिमल्स के अंदर। और जो फरो है उसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल है तो सेल के अंदर बेसिकली एक फरो बनेगी अंदर की तरफ, फरो यानी कोई भी खांच बनेगी, और ये खांच बड़ी होते होते इस तरीके से एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है? सेल फरो। एनिमल के अंदर सेल फरो मेथड अप्लाई होगा। नेक्स्ट, the furrow gradually deepen and ultimately join the center, dividing the cell cytoplasm into 2. Plant cells, however, are enclosed with relatively intangible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation starts. Plant cells में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए ये plant cell है, तो प्लांट सेल के अंदर वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, बीच बीच में सेल प्लेट बनना स्टार्ट होगी और ये सेल प्लेट जो है आपस में ज्वाइन करेगी और पूरी की पूरी जो सेल्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये मेथड कहलाता है सेल प्लेट मेथड। तो प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होगा वो होगा सेल प्लेट के थ्रू, और एनिमल्स के अंदर जो डिवीजन होगा वो होगा सेल फरो के थ्रू। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है सेल फरो मेथड और प्लांट्स में होता है सेल प्लेट मेथड। इसे हम मिडिल लेमेला के रूप में भी देखेंगे। एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। जितने भी ये सेल के ऑर्गेनल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, वो ईच एंड एवरी डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू रिप्रेजेंट होगा कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस। अगर किसी कारणवश कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता या कोई ऐसे बॉडी के जो है फिजियोलॉजिकल रीजंस रहते हैं जिसके कारण कैरियोकाइनेसिस जो है वो उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप होगी और सिनीशियम, जैसे कि हम देखते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट का जो पानी होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो सिनीशियम का एग्जाम्पल है। उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। लास्ट हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, रेस्ट्रिक्ट द डिप्लॉइड सेल ओनली। ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है। एक तरीके से हम देखें कि माइटोसिस जो है ये कोई डिप्लॉइड सेल्स की बात नहीं है, ये हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है। हाउएवर सम लोअर प्लांट एंड सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो इनके अंदर हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करेगी। It is very essential to understand the significance of division is the life of organism. Are you aware some example where you have studied about haploid or diploid insects? आपने जो 11th क्लास का 2nd चैप्टर या 3rd चैप्टर पढ़ा है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी है, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स बहुत सारे आए हैं। माइटोसिस जो है रिजल्ट है उसके द्वारा आपको क्या मिलने वाला है? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलने वाली हैं और उनका जेनेटिक कम्प्लीमेंट या जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ करेंगे तो वो ग्रोथ भी किसके कारण होगी? माइटोसिस के कारण। अगर जो सेल ग्रोथ हो रही है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो भी मेंटेन रहेगा माइटोसिस के कारण। तो ये जो माइटोसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो के लिए। अगर हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन रखना है तो सेल को माइटोसिस करना होगा। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है वो भी रिन्यू होती है, जो सेल लाइनिंग्स है फॉर गट की, एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी रिन्यू होती हैं, ब्लड सेल्स भी रिन्यू होती हैं और ये रिप्लेस भी होती है माइटोसिस के थ्रू। आफ्टर दैट अगर हमें माइटोटिक डिवीजन को देखना है तो प्लांट्स के अंदर भी जो कॉन्टिन्यू ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी कौन सा डिवीजन होता है? वो होता है हमारा माइटोसिस। तो इस तरीके से माइटोसिस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के अंदर। आई होप आपको माइटोसिस की चारों स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज और आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस एंड आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस इजीली समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।